हेलो जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आज हम लोगों को पढ़ना है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इस मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत में हम मध्य प्रदेश के सभी पठारों को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं वादा करता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप यहाँ पर एक मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ पर हमने कुछ पठारों को वर्गीकृत किया है। जैसे मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, रीवा पन्ना का हो गया, मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी ये गई है ना, तो नर्मदा सोन घाटी हो गई, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो गई। तो इस मैप के ज़रिए से आपको इमेज याद करनी है और मैप के ज़रिए से ही आप इस इमेज को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं और चीज़ों को अच्छा बनाना है। तो मैंने इधर पर देखा है, क्या देखा है, यहाँ पर देखा मध्य भारत का पठार 10.68%। जितना भी ये क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उस क्षेत्रफल का सिर्फ 10.68% ही ये भाग में कवर है। समझ में आ गया ना? चलिए इसके बारे में विस्तृत तरीके से समझते हैं। भौतिक विभाजन क्या होते हैं, थोड़ी बहुत अच्छे से हम इस भौतिक विभाजन को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन को बेसिकली हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत में क्या आते हैं, मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है और नर्मदा घाटी का आता है। सेकंड पॉइंट हमने बांटा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, तो बोलेंगे इसमें पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला, पूर्वी श्रेणी में महादेव और तीसरी श्रेणी आती है जिसे कहते हैं मैकाल श्रेणी। प्यारे साथी, लास्ट जो हमारा 3rd नंबर का बचा है उसे कहते हैं पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार या इसे हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मध्य भारत के पठार से, और मध्य भारत के पठार से हम स्टार्ट करते हैं। स्थिति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 0 मिनट से 26 डिग्री 48 उत्तरी अक्षांश, जो अक्षांश स्थिति है किस प्रकार की है, इस प्रकार की है। 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, जो मध्य भारत के पठार की मैंने बात की है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं प्यारे साथी, तो क्षेत्रफल इसका मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.68% है। यानी मध्य प्रदेश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है, तो उसमें से यानी 100% में से 10.68% ये क्षेत्रफल कवर करता है। निर्माण की बात करते हैं तो इस पठार का निर्माण मुख्यतः बिंद शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपण से हुआ है। अब इस बातों को हम अच्छे से समझते हैं। बिंद शैल मतलब होता है पत्थर या पाषाण, और समूह के अपरदन का मतलब होता है कि जो वायु होती है बेटा, क्या होती है, वायु हो गया, पानी हो गया, इनके कारण जो चट्टानें हुई, शैल समूह की जो चट्टानें हुई, उन चट्टानों में क्या होती है, घिसावट होती है। और जब घिसावट होती है तो वो पतली हो जाती हैं, किस प्रकार की भी हो जाती हैं, तो उस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। और नदियाँ अपने द्वारा जो भी कंक्रीट, रेत या पत्थर का निक्षेपण करके जो बहा कर लाई हुई चीज़ें हैं उन्हें घसीट कर पतला कर दिया है, तो उस प्रकार से एक बड़े मैदान का निर्माण हुआ है। तो प्यारे साथी, उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं या नदियों का निक्षेपण कहा जाता है। तो उस प्रकार से इसमें मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, संबंधित प्रमुख जिले की बात करते हैं तो देखिए, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत में आते हैं। हम याद कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर याद करने के लिए नशा, तो देखो मध्य आपने देखी है, एक सड़क गई है और इस सड़क में ये एक लाइनें ऐसी खिंची रहती हैं, तो ये लाइनें किस प्रकार की होती हैं, तो ये मध्य में होती हैं। तो आप देखना इधर मध्य में बैठा एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ जाए तो क्या होगा, वो नशा किए होगा, तो नशे से बनता, ना से बना नीमच और सा से बना श्योपुर। अच्छा, मरने की कगार पे बैठा है तो मुरैना बना। यहाँ पर कोई गाड़ी आके उसमें भिड़ जाएगी तो होगा भिंड, यानी भिड़ंत हो जाएगी तो भिंड हो जाएगा। तो फिर भगवान शंकर भी नहीं उन्हें बचा पाएंगे और वो कहाँ रेफर करनी पड़ेगा, ग्वालियर करने पड़ेगा। तो ये संबंधित ज़िले हमें वहाँ से याद हो चुके हैं। जलवायु की बात करते हैं तो विषम जलवायु हुई, यानी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पाई जाती है।
वर्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो औसत लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, अर्थात यहाँ अल्प वर्षा वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो मध्य भारत का पठार क्या होती है, तो आप याद कर सकते हैं मध्य भारत में मध्य प्रकार की ही वर्षा होती है, मतलब कम वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। मेरे साथ ये 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होता है, देखो ये वर्षा का मैं एक मापक बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक समतल ज़मीन होती है जहाँ पर वर्षा मापी यंत्र लगे रहते हैं, और उस वर्षा मापी यंत्र में यदि पानी इतना वर्षा है कि वो 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर ऊपर गया तो वो क्या होगा, यही चीज़ें आ जाएंगी, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखना है हमें। देखो वन की बात करते हैं तो यहाँ शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे खैर, बबूल, पलास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। कटीले और पर्णपाती का मतलब होता है जो पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, उस प्रकार के वनस्पति पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करते हैं बेटा तो जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ और कछारी मिट्टी दोनों एक ही मिट्टी होती हैं। इनका मतलब क्या होता है, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी कहलाती है, और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ भी होती है। समझ में आ गया ना। फसल की बात करते हैं तो सरसों, ज्वार, क्या कौन सी फसलें होती हैं, तो सबसे पहली सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि की फसल यहाँ पर बोई जाती है। क्या होती है, बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथी। मिट्टी हम पढ़ चुके हैं, फसल हम पढ़ चुके हैं, नदियों के बारे में देखना है तो प्रमुख नदी, यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। उसके बाद सिंध नदी, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, सीप आदि नदी भी हैं, लेकिन आपको चंबल बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो मध्य भारत पठार की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। विशेष यानी अन्य नामों के नाम से भी इसे जाना जाता है, सरसों की हांडी या सरसों का पठार। कौन सी, सरसों की हांडी या सरसों के पठार के नाम से इसे जाना जाता है। चंबल उप आई प्रदेश या बीहड़ प्रभावित क्षेत्र भी यहाँ पर कहे जाते हैं। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सी हो जाती है, तो बोलेंगे टोंगरा हो जाती है। क्या हो जाती है, टोंगरा हो जाती है। 430 मीटर या 1411 फीट ऊंची चोटी है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। पश्चिम सीमांत में श्रेणी द्वारा अरावली श्रेणी से अलग करती है। और इसकी एक खासियत और मैं बता दूं, जो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, पालपुर कूनो वाला, वो इसी श्रेणी यानी इसी श्रेणी के अंतर्गत में आता है। इसी श्रेणी के अंतर्गत में आता है। किस में आता है, तो बेटा इसी श्रेणी के अंतर्गत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड पठार की। किसकी बात करते हैं प्यारे साथी, बुंदेलखंड पठार की। देखो आपने देखा है, क्या देखा है आपने, ये जो आप देख रहे हो ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर ये हमारा जो एरिया दिख रहा है बुंदेलखंड के पठार का एरिया है। किसका है, बुंदेलखंड के पठार का एरिया है। और इसके नीचे ही रीवा पन्ना के पठार का एरिया, ये बड़ा पठार का एरिया लगा रहता है। इसमें क्या स्थिति क्या होती है, तो मध्य भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो देखो यदि रीवा पन्ना का पठार है तो इसके उत्तर में ही तो स्थित है। रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्तार की बात करते हैं तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका विस्तार है। निर्माण की बात करते हैं तो बुंदेलखंड पठार का निर्माण नीच चट्टानों से हुआ है। ये नीच चट्टानें क्या होती हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नीच चट्टानें होती हैं जो ग्रेनाइट चट्टान होती ना, ग्रेनाइट। अगर हमने ग्रेनाइट चट्टान है और ग्रेनाइट चट्टान बहुत समय बाद, लाखों करोड़ों वर्ष बाद अगर ग्रेनाइट चट्टानों पर दबाव, प्रेशर, ताप आदि पड़ता है तो कई परतों में चट्टान बढ़ जाती है, कलर हो जाती है, ग्रे हो जाती है ना, धूसर रंग की हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नीच चट्टानें कहते हैं। तो बुंदेलखंड पठार का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है बेटा, तो नीच प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बुंदेलखंड पठार का मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। जो इसके ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत में आते हैं, तो बोलेंगे सर दतिया आता है, सागर आता है, अशोकनगर आता है, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, इतने ज़िले इसके अंतर्गत में कवर होते हैं। जलवायु भी बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करते हैं तो 75 से 100 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है, मतलब एवरेज वर्षा यहाँ पर मानी जाती है। वन की बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो तेंदुपत्ता, सागौन, बबूल, खैर, नीम आदि वन पाए जाते हैं।
मिट्टी की बात करते हैं तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल और काली मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ भी कहीं कहीं मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फसल की बात करते हैं तो आपने देखा होगा अनाज वगैरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोया जाता है। क्या बोया जाता है? अनाज वगैरह। तो गेहूँ वगैरह की फसल यहाँ पर होती है। क्या होती है बेटा? गेहूँ वगैरह की यहाँ पर फसल होती है। गेहूँ के अलावा ज्वार और तिल की भी फसलें, तिलहन की फसलें भी यहाँ पर होती हैं। नदियाँ की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्य नदी है बेतवा, सिंध, दसान, उर्मिल, जामनी, ये नदी भी आपको याद कर लेनी है। खनिज की बात करते हैं तो पन्ना, वो गाना बना था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। चूना पत्थर कौन सी? कटनी, चूना पत्थर के लिए भी यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। विशेष पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो विशेष पॉइंट में क्या है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बब्बा की चोटी है, जो कि 1172 मीटर की है और इस सागर जिले के अंतर्गत में आती है। कहीं पर भी बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? तो बुंदेलखंड का पठार होता है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल मंड कौन कौन से बेटा मैदान पाए जाते हैं? समतल मध्य मैदान पाए जाते हैं। झांसी और किसके मध्य में? झांसी और सागर के मध्य में। इन मैदानों के बीच छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ मिलती हैं, जिन्हें हम टोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम टोर कहते हैं। उन पहाड़ियों को समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पठार की बात करते हैं तो हमें याद करना है मालवा का पठार। आप देखिए सर, ये मालवा का पठार यहाँ पर आ जाता है। यानी मालवा का पठार कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। मैप में आप यहाँ पर देख लीजिएगा। स्थिति की बात करते हैं तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। आप इधर पर करिए तो यह कौन सा भाग हो जाता है? तो ये पश्चिम भाग हो जाता है। विस्तार की बात करते हैं तो 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग विस्तृत है। यानी सबसे बड़ा पठार की बात करते हैं तो वो मालवा का पठार हो जाता है। निर्माण क्या होता है? तो बक्कम ट्रम्प के लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण इसका निर्माण हुआ है। लावा आप याद रखिएगा, तो लावा से ही इसका निर्माण माना जाता है। इसके ज़िले की बात करते हैं तो इंदौर, उज्जैन, देवास, सागर, मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ, इतने ज़िले इसके अंतर्गत में आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत में। जलवायु की बात करते हैं तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म, शीत ऋतु में सामान्य ठंड पाई जाती है। वर्षा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो मालवा है, और 125 सेंटीमीटर वर्षा होनी अनिवार्य है। वन की बात करते हैं तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता के ही वन पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करते हैं तो बेटा काली मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। फसल में सबसे पहला सोयाबीन और कपास की यहाँ पर अधिक फसलें होती हैं। गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली भी यहाँ पर पाई जाती है। खनिज में बात करते हैं तो चंबल, छिप्रा, पार्वती, कौन सी, गंभीर खान, माही आदि हैं, और यहीं से खनिज का उत्पादन भी इन नदियों के अंतर्गत में होता है। समझ में आ गया ना? विशेष पॉइंट की यदि हम बात करते हैं प्यारे साथी, विशेष पॉइंट की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र होता है। इसे गेहूं की डलिया यानी बास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कर्करेखा मालवा के मध्य से गुजरती है। मालवा पठार का ढाल अफवाह उत्तर दिशा में होता है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है 881 मीटर, व अन्य चोटी जाना पाव 854 मीटर, धाजड़ी 810 मीटर। ये तीनों इंदौर जिले में स्थित हैं। चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु का नाम दिया है। यदि आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसकी PDF में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसकी PDF भी देख सकते हैं। और आप बचे हुए इसके MCQ भी लगाते रहें। आपको क्या करना है, MCQ भी लगाना है, तो आपका MP प्लस के लिए एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ MP PCS के लिए भी बाहर नहीं जाएगा। आप बस मन से पढ़िए और बाकी आप प्रीवियस ईयर इसके MCQ लगाइए, तो आपका यहाँ से कवर होकर वहाँ पर भी कवर होने लगेगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।